फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जो साथी जुड़े हुए हैं उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये हम सब आप सबके प्रयास से एक मंच हम लोगों ने बनाया है, जिस पर हम समय समय पर किसी संग्रह, किसी कृति जो नई नई प्रकाशित हो या वह कृति जो प्रकाशित हुए बहुत समय हो गई हो लेकिन उस पर चर्चा ना हुई हो, तो ऐसे संग्रह और ऐसे रचनाकारों को हमें खोज खोज कर लाना है। हम सबके प्रयास से हम इस मंच पर उन प्रतिभाओं को, उस रचनात्मकता को जो अभी एक पहचान या तो बना चुकी है या जिस पर चर्चा आवश्यक है, उस पर चर्चा करते रहेंगे। तो इस मंच का नाम हमने दिया है कृति वार्ता। हमारा उद्देश्य नए से नए, पुराने से पुराने सारे रचनाकारों से साक्षात्कार करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनकी रचनात्मकता को समझना है। साथ ही साथ हम अपने राष्ट्र के अच्छे अच्छे आलोचक, विचारकों को भी अपने इस माध्यम से जोड़कर, उन्हें सुनकर, उनके ज्ञान कोश को जानकर हम स्वयं समृद्ध होंगे। इसी आशा उद्देश्य के साथ यह मंच, जिसका नाम हमने दिया है कृति वार्ता, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप सभी इनके सहयोग से यह मंच निश्चित रूप से साहित्य का एक विजुअल मंच बनेगा, यह ऐसी मुझे उम्मीद है। आज चर्चा का विषय है छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बागबाहरा के रहने वाले कवि रजत कृष्ण की कृति, उनका कविताओं का संग्रह तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना। 5 खंडों का यह संग्रह है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच आज जो उपस्थित हैं वो भाई भास्कर चौधरी हैं, जो कोरबा से हमारे बीच आते हैं और वे भी एक युवा कवि है। उनका एक कविता का संग्रह, कुछ हिस्सा उनका भी है, प्रकाशित होकर चर्चित हो चुका है। भाई भास्कर बहुत अच्छे कवि होने के साथ साथ एक प्रतिबद्ध समाज सेवी भी हैं। तो भाई भास्कर चौधरी का हम स्वागत करते हैं पीयूष भाई का, जिनको सर्वाधिक समय रजत भाई के साथ बिताने का समय मिलता है। हम सभी लोगों का, खासकर मेरा, भास्कर भाई का और पीयूष भाई का लगभग 30 साल से रजत भाई को से संबंध है, लेकिन सबसे नजदीक उनके अभी कोई हैं, उनके ही नगर, उनके ही क्षेत्र में, तो पीयूष कुमार जी हैं। पीयूष कुमार फेसबुक के माध्यम से साहित्यिक और गैर साहित्यिक दोनों ही तरह की विधाओं में रचनारत रहते हैं, चाहे वो साहित्य की कृतियां हो या कोई कविता हो या सिनेमा जगत हो या सामाजिक मुद्दे हो, इन पर लगातार लिखते रहते हैं। वे सहायक प्राध्यापक के पद पर छत्तीसगढ़ के महाविद्यालय में पदस्थ है, उनका भी स्वागत है। साथ ही साथ स्वागत है राजा राम भादु जी का, जो हमारे वरिष्ठ आलोचक हैं। मैं बहुत लंबा नहीं बोलता, परिचय फिर भादु जी का दूंगा जब उनके आने के पूर्व। तो मैं सबसे पहले इस परिदृश्य पर आमंत्रित करता हूं भाई पीयूष कुमार को कि वे आए और रजत भाई के संग्रह पर तथा उनके व्यक्तित्व पर एक समग्र प्रकाश डालें, जो संक्षिप्त भी होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं, सभी का स्वागत करते हुए, आप सभी का स्वागत करते हुए इस दृश्य माध्यम में आमंत्रित करता हूं भाई पीयूष कुमार को। नमस्कार, आप सभी साथियों का स्वागत है और मैं एक कार्यक्रम में उपस्थित सभी मित्रों, साथियों, साहित्यकारों के साथ इस मंच कृति वार्ता के पहले अंक में
पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज विषय है रजत कृष्ण के कविता संग्रह तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना। इस पर हमें बात करनी है। मैं इस किताब पर बात करने से पहले ऐसा उचित समझता हूँ कि थोड़ा रजत कृष्ण के निजी जीवन पर संक्षिप्त में थोड़ी बातचीत हम आपस में कर लें। छत्तीसगढ़ का जनपद है बागबाहरा। मैं खुद भी यहीं रहता हूँ। यहाँ रहते हैं रजत कृष्ण। रजत कृष्ण पिछली सदी के आखिरी दशक में हिंदी कविता में दाखिल हुए और उनकी कविताओं का जो मुख्य भाव है, गुण है, मानवीय अस्मिता और उसका संघर्ष। ये रजत कृष्ण अपनी कविताओं में आंचलिक जो हमारी देशज भाषा है यहाँ की छत्तीसगढ़ी, उसके शब्दों से अपनी कविताओं को समृद्ध करते हैं और प्रस्तुत करते आ रहे हैं। अब उनको लगभग 3 दशक हो चुके हैं साहित्य में। न वे सिर्फ कवि हैं बल्कि संपादक हैं सर्वनाम के। तमाम तरह के विषयों पर उन्होंने अखबारों में नियमित रूप से लिखा है, समीक्षा की है उन्होंने और साहित्य जगत को समृद्ध किया है। रजत कृष्ण का जीवन इस लिहाज से विशेष है क्योंकि वह चुनौतियों और संघर्षों पर विजय पाने की कथा है। तो मैं बहुत संक्षिप्त में इस पर भी बात करना चाहूंगा कि उनका अपना जीवन अभी तक का कैसा रहा। 26 अगस्त मतलब इसी महीने जन्मे थे रजत कृष्ण, आज से 54 साल पहले 1969 में। और आम बच्चों से थे, पर 14-15 साल की उम्र में उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नाम की एक बीमारी ने आ घेरा और यह बीमारी लाइलाज है, आज भी संभव नहीं। इसमें शरीर की मांसपेशियां साथ छोड़ देती हैं। यही रजत के साथ हुआ। हर संभव उन्होंने कोशिश की पर निराशा हाथ लगी। बल्कि यह कह दिया गया कि 30 साल तक वही करेंगे। ये अत्यंत निराशाजनक परिस्थितियां थी। पर रजत कृष्ण वही नाम है, इसलिए हम बार बार यह कहते अभिभूत हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रबल जिजीविषा को जागृत किया। मतलब यह पूरी दुनिया में एक मिसाल है। इसलिए हम लोग उनको प्यार से आपस में मित्र लोग हिंदी का स्टीफन हॉकिंग कहते हैं। बाद में जब कुछ वक्त बीता, जब लिखने लगे, और एक लंबा वक्त बीता, कुछ वक्त नहीं है, और 14 साल बाद उन्होंने कहा कि मैं छुट्टी हुई पढ़ाई पूरी करूंगा। उन्होंने एमए हिंदी बाद में किया 2004 में, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो योग्यता होती है, सेट परीक्षा राज्य स्तर की, वो उन्होंने पास की और 2009 में उन्होंने विष्णुचंद्र शर्मा जी के ऊपर पीएचडी पूरी की। संचरण में असमर्थ अर्थात आने जाने में दिक्कत क्या, असमर्थता ही है पूरी तरह। इसके बावजूद उनकी उपलब्धियां कि आज वे इतनी पढ़ाई, एक नौकरी, हाँ, आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर है हिंदी के बागबाहरा कॉलेज में और पिछले 15 सालों से पढ़ा रहे हैं। तो हम सबको उनका जीवन प्रेरित करता है निराशा, कठिनाइयों के समय में। और यह एक हमारे लिए, हम तो मित्र हैं, तो एक भावपूर्ण स्थिति होती है विषय पर चर्चा करते हुए हमारे लिए। बहरहाल रजत ने लेखन को अपनाया, अपनी भावनाएं कागज पे उकेरी, शब्दों से जीवन के रंग भरे और कविताओं से उन्होंने अपनी साहित्यिक यात्रा शुरू की। वे लेखक हुए और वर्ग संघर्ष की चेतना के त्रैमासिक सर्वनाम के संपादक हुए। रजत कृष्ण पर कृतियों, परिवेश, आकंठ और सूत्र पत्रिकाओं ने अपने विशेषांक निकाले हैं। पाठक जानते हैं, हमारे प्रबुद्ध जो साहित्यकार, साहित्यिक रुचि के मित्र हैं वे। और यहाँ तक कि उनकी जीवनी कक्षा 4 में छत्तीसगढ़ में गुदड़ी के लाल नामक एक किताब आई थी 10 साल पहले, उसमें भी प्रकाशित हुई थी।
आज अपने प्रबल जिजीविका से रजत 54 साल के हो रहे हैं। मुझे सर हमारे मित्र साथ में है अभी मंच पे भास्कर चौधरी, उनका एक कथन याद आता है कि इनका जीवन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग और रूसी उपन्यास अग्निदीक्षा के नायक पावेल कोरचागिन के जीवन के समान है, जिन्होंने अपनी प्रबल जिजीविका से विषमताओं का, बाधाओं का सिर झुका दिया। तो ऐसे महत्वपूर्ण कवि हमारे हिंदी के स्टीफन हॉकिंग। रजत कृष्ण की जो दूसरा संग्रह आया उस पर हम बात आगे करते हैं। उनके 2 संग्रह आ चुके हैं, एक आया था 36 जनों वाला घर 2011 में, और फिर दूसरा आया 2020 में तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना। ये दोनों में 8 साल का अंतराल रहा है। तो इस दूसरे संग्रह में तेरी बुनी हुई प्रार्थना में कुल 52 कविताओं का संग्रह है और रजत कृष्ण के कवि का वो विस्तार है। रजत कृष्ण की कविताओं में कृषि और किसान सदैव महत्वपूर्ण रहे हैं। इस संग्रह में भी 9 कविताएं किसानों पर। अब मुझे याद आता है कि जो पिछला संग्रह था उसमें 16 कविताएं किसानों पर। किसान के जीवन में जिस तरह सूखा पड़ता है, हिंदी में किसानों पर और उनके सुख दुख पर लिखने वाले कवि कम है। यहाँ भी सूखा है, लेकिन जो कुछ भी हरियर दिखता है हमको वह रजत कृष्ण की कविताओं के रूप में हम दिखता है। इस संग्रह में स्त्री पर केंद्रित 11 कविताएं शामिल है। उस पर एक चर्चा, एक कविता की लाइन मैं कहना चाहूंगा। कमैलिन की बेटी। गौरतलब है कि ये कमैलिन की जो बेटी है रजत कृष्ण कवि उनकी माँ है, और उन्होंने किसान की बेटी थी तो अपनी माँ को ध्यान में रखकर उन्होंने एक कविता लिखी। एक आरंभिक पंक्ति देखें कि मेरी माँ किसान की बेटी है, किसानी उसे विरासत में मिली है। जब वह ब्याह कर आई तो उसके पांव का माहुर घर की देहरी पर छूटा, हाथ की मेहंदी छूटी खेत के मेड़ पर। ये अनुभूति की प्रामाणिकता है, ये कोई कल्पना नहीं है। अपनी माँ को उन्होंने देखा है, और ये माँ हमारे देश की हर माँ है, हमारी हर बहन है जो अपने खेतों में काम करती है, दूसरों खेतों में काम करती है। यहाँ से संग्रह को वो शुरू करते हैं। उनके पात्र रजत कृष्ण के इसी तरह से अपने जाने पहचाने लोग, पारा पड़ोस के लोग और देखे भले लोग हैं, इसलिए उनको कविता में किसी भी तरह का एक अप्रस्तुत विधान जिसे कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो सीधे सीधे उतरता है उनकी कविताओं में। जैसा मैंने कहा कि रजत कृष्ण किसानी के कवि हैं, उनकी परिवेश, उनकी पृष्ठभूमि भी किसानों की है, तो उन्हें पता है कि कृषि पर, किसानों पर आधुनिकीकरण, बाजार भाव और उन सब के कारण जो छिजती जाती मनुष्यता है, तो कदर उन्होंने जाहिर किया है अपनी कविताओं में। और एक मैं महत्वपूर्ण कविता देखता हूं उनके लिहाज से, जो उन्होंने कृषि और उपकरण एक लोहे के, लकड़ी की चीजें होती है, निर्जीव चीजें, और एक किसान ही इसको समझ किस तरह से उनके माध्यम से अपनी पीड़ा को जाहिर कर सके। उनकी एक कविता है मिट्टी, काठ और लोहा। लिखते हैं, सूखे पड़े काठ के सपनों में, सूखे पड़े काठ के सपनों में लोप होने लगे हैं विधना, पटासी, बफुला और आरी। जंग खाए लोहे का दिल भी होने लगा है भारी। मिट्टी अपना दुख किससे कहे, मिट्टी अपना दुख किससे कहे, किसके कांधे पर सिर रखकर रोए काठ। लुहाड़ी लाड़ से विरत हो रही इस दुनिया में कौन सुनेगा लोहे का विलाप। कितना भाव सघन विरल मानवीकरण कृषि से लेकर कृषि उपकरणों में। जंग खाया लोहा वजन में घटता है, पर यहाँ इस कविता में उसका भारी है। मिट्टी सबसे ज्यादा धैर्यवान है, पर वही दुखी है। काठ को कठोर माना गया है, पर उसे भी यहाँ पर रोने के लिए कंधा चाहिए। लोहे जैसी चीज यहाँ विलाप कर रही है।
यह दुर्लभ बिंब है और संभवतः नवीन भी। मैं बहुत मानता हूँ, महत्वपूर्ण मानता हूँ इस कविता को, हिंदी कविता में। इस तरह से कृषि उपकरणों के माध्यम से किसानी और उसकी पीड़ा को शायद यह अकेली कविता है। प्रतिरोध रजत कृष्ण की कविताओं का मुख्य गुण है और एक कवि का मेयार भी यही है। रजत कृष्ण आम जीवन की कठिनाइयों और व्यवस्था जनित अव्यवस्था को बेहतर इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वे गांव और जनपद से आते हैं, कृषक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनकी प्रतिरोधी कविताओं में स्पष्टता और मजबूती जो है अपने सादे शब्दों में दिखाई देती है। रजत मानवीय अस्मिता के तेरे तो हैं ही, अपने समय पर निगाह रखते हैं और चेताते भी। एक प्रासंगिक कविता, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। इस संग्रह में रोटी और आंगन एक कविता है, तो कि 2 लाइन सुनिएगा। रोटी बट के खुश होती है, आंगन खुश रहता है एक रहकर। रोटी बट के खुश होती है, आंगन रहता है एक रहकर। इस बखत फिर कोई उलटना चाहता है इसे, सावधान रहो साथियों, चेहरा मोहरा नया, लक्ष्य वही पुराना है। आप इस कविता की एक देखा जाए तो 100 साल में लगातार एक प्रासंगिक बनी हुई अपने समयों में। जब भी ये कविता में छुपा हुआ जो संदेश है जाहिर होता है, कविता अपने आप प्रासंगिक हो जाती है। रजत जनवाद के कवि हैं। उनके वर्ग संघर्ष की जो प्रेषणीयता है स्पष्ट है, ठोस है, प्रभावकारी है। उनकी भावना संबंधों की महक से पूरित है। उत्तर आधुनिक युग में पूंजीवाद के पसरते हाथों से बिगड़ जाती व्यवस्था और जीवन को लेकर रजत चिंतित नहीं है, बल्कि उसको अंतिम तक अनुभूत करके जाहिर भी करते हैं। और अपनी कविताओं में रजत जिस तरह के रागात्मक और उदात्त तत्वों को जाहिर करते हैं वह सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। अपने कठिनतम जीवन के अंधेरों से गुजर कर अपनी जीविका का प्रकाश पाठक के मन में प्रेरणा भरता है। उनके इस संग्रह से एक कविता है, जीवित रहेंगे हम। एक अंश देखिए, रोएंगे हम आधी रात को माँ के दूध के लिए, रोएंगे हम आधी रात को माँ के दूध के लिए, चीखेंगे चिल्लाएंगे सुबह शाम खेलते हुए मैदान में। जीवित रहेंगे हम तो सालों साल भय भरी तुम्हारी स्मृतियों में और करते रहेंगे सवाल। सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, प्रतिरोध हम नहीं छोड़ेंगे। कितनी महत्वपूर्ण कविता है उनकी ये। उनकी कविताओं का जो विधान है, फैलाव है, विस्तार है, जो फल है, वो स्थानीय से लोकल से लेकर ग्लोबल तक। क्योंकि बहुत सारी कविताएं हैं। मंडेला की डायरी में, शर्मिला इरोम की हार, रोहित वेमुला का माफीनामा इसी श्रेणी की कविताएं। रोहित वेमुला युवा जिसके सपने थे कुछ करूं, पर अपने जीवन भेदभाव का शिकार होकर अपने जीवन को हार गया। रजत कृष्ण उसकी हार को विश्लेषित करते हैं, तो उसके भाव में उतरते हैं और रोहित वेमुला का माफीनामा में कहते हैं, एक अंश पढ़ के सुना रहा हूं आपको। मैं एक बार फिर मारा गया सफेद सूत के बुने दस्ताने वाले उन्हीं हाथों से जिसका जिक्र हमारे पुरखे प्रायः किया करते थे। मैं बोलना चाहता था उन सब के पक्ष में जिनके सपने प्रायः कुचल दिए गए, इसलिए कि वह जिस कोख से उतरे थे वह कभी काबिल ही न समझी गई कि जने वह बेटा मुझ पर जो उनके सपूतों की आंखों में इनके गड़े। माफ करना मित्रों, मैं जरा जल्दी में था, मैं समझ न पाया कि अभी उगा नहीं है वह सूरज जिसे पसंद आए हमारी फटी कमीज और वहां से झांकती 7 पुश्तों वाली धधकती काली चमड़ी। कविता रोहित वेमुला की आत्महत्या और उससे उपजे सवालों का उत्तर देती है और काल के कपाल पर हमेशा के लिए भेदभाव को दर्ज करती है। और इस तरह दर्ज होता है कि एकलव्य एक पौराणिक पात्र अवश्य था, वास्तविक रूप में अब भी जीवित है, उसे जीवित रखा गया है। इसी तरह प्रासंगिक मणिपुर की घटनाएं अभी जो हुई हो रही है, तो उस पर एक कविता मैं यहाँ जाहिर करना चाहूंगा, इरोम की हार। आज कितनी प्रासंगिक है। इस कविता की एक लाइन देखिएगा,
इरोम की हार मणिपुर विधानसभा चुनाव में महज एक प्रत्याशी की हार है। गौर करेंगे कि यह कविता काफी पहले लिखी गई, शर्मिला इरोम के हारने के बाद। इरोम की हार मणिपुर विधानसभा चुनाव में महज एक प्रत्याशी की हार है, या है लोकतंत्र की बिसात में उन ताकतों की बड़ी जीत जिनके लिए देश हो या राज्य सत्ता सबसे मुफीद काठ होता, तो कभी भुरभुरी मिट्टी के सिवा कुछ और नहीं। आज देख रहे हैं हम कि मणिपुर को जलते हुए 4 महीने हो रहे हैं, और इस ज्वाला में यह आसानी से समझ में आता है कि 16 वर्षों तक जिन अधिकारों के लिए शर्मिला इरोम लड़ती रही, शायद उस जन को उनकी जरूरत थी ही नहीं। क्या यह माना जाए कि वहां पर जन ने गलती की और उसका परिणाम आ रहा है? रजत कृष्ण ने कविता 2017 में लिखी और इरोम की हार में सन्निहित चिंताओं को जाहिर किया था। आज यह चिंताएं विकराल रूप में जाहिर हो रही हैं। इस लिहाज से इस कविता में कवि की, रजत कृष्ण की दूरदृष्टि का यह एक बेहतरीन उदाहरण है। रजत कृष्ण न सिर्फ विरोध और सरोकारों के कवि हैं, बल्कि प्रेम के भी कवि हैं। उनके प्रेम में उनका कृषक परिवेश इतना संपृक्त है कि उनकी कविता खेत, फसल और मिट्टी की उपमाओं के साथ लहलहाती है। कविता में यह स्वतः स्फूर्तता उनके प्रेम को जमीनी बनाती है और सरोकारों से जोड़े रखती है। रजत कृष्ण का कवि इन कविताओं में प्रेम और उसकी निजता को भाव सघन रूप में जाहिर कर सका है। अपने कठिन समय में भी जीवन के प्रति राग और आशाओं को प्रेम का आलम लेते कवि रजत कृष्ण नहीं भूलते प्रकृति को, उसके स्पंदन को। इस तरह की कविताओं में रजत कृष्ण के भाव कोमलतम अनुभूतियों के साथ आते हैं। यह कोमल भाव उनकी इस कविता तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना में हम देख सकते हैं। इस संग्रह का ये शीर्षक भी यही कविता है। क्या कहता है इसमें, वे देखें। बुझे मुरझाए मेरी हंसी के पेड़ में, बिंब देखिए, बुझे मुरझाए मेरी हंसी के पेड़ में टिमटिमा उठी है जो पत्तियां आज। बुझे मुरझाए मेरी हंसी के पेड़ में टिमटिमा उठी है जो पत्तियां आज। उनकी जड़ें तुम्हारे सीने में टहल रही, मेरे नाम की मिट्टी पानी में है। इसी तरह सघन भाव संग्रह की उनकी एक और कविता है, काठ सा समय और एक जोड़ी आंखें। देखिए, उम्र की वज्र दोपहरी में जब कांटे नहीं कटता है, काट से समय जब एक जोड़ा आंखें उसकी याद आती मुझे, एक नाम एक मुखड़ा, बाहर कहीं नहीं भीतर मेरे अखंड ज्योति सा बरता रहता है। बरता रहता है, गौर करेंगे, छत्तीसगढ़ी हमारा देशज शब्द है और किस तरह से यहाँ प्रयोग हुआ है। तो रजत कृष्ण का कवि इन कविताओं में प्रेम और उसकी निजता को भाव सघन रूप में जाहिर कर सका है। कुछ और एक कविताएं हैं संग्रह में, मन का जुलाहा, जीवन का कपास, ओ जलधार मेरी, मेरे हिस्से की धूप। इसी तरह की प्रेम की स्वाभाविकता में रची पड़ी कविताएं हैं। रजत कृष्ण को पढ़ना हमेशा ही समृद्ध होना है। उसी तरह समकालीन कविता उनसे भी समृद्धि पाती है। यह मुझे लगता है तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना की कविताएं अपने समय को दर्ज करने वाली कविताएं हैं। आप सबने मुझे सुना, आप सभी का आभार। फिर मुलाकात होगी कभी कृति वार्ता के इस मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद पीयूष भाई। आपने रजत भाई के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने संक्षिप्त उद्बोधन में सिर्फ परिचयात्मक ही नहीं रखा, बल्कि आपने अपनी पहली दृष्टि से गहरा विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत किया और उनके जितने भी विषय क्षेत्र हैं उन्हें बहुत अच्छे से यहाँ रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब क्रम में बारी है कि हम रजत कृष्ण को सुने। रजत कृष्ण छत्तीसगढ़ के ऐसे कवि हैं, गांव के कवि हैं, आत्मीयता से लवरेज है, संघर्षशील कवि हैं, और सबसे बड़ी बात, यदि कोई व्यक्ति जीवन से निराश हो तो कभी रजत कृष्ण से मिल ले
तो उसके भीतर की जीवंतता, रजत के भीतर की जीवंतता वह ग्रहण करके नए स्फूर्ति के साथ जीवन के सौंदर्य में चला जाता है, निराशा अपनी निराशा छोड़ देता है। ऐसे कवि, दो दो संग्रह के कवि, जो संघर्ष करना सिखाता है, जो ये कहता है कि मैं धूप का एक टुकड़ा नहीं जो आंगन में खुदक कर चला जाऊंगा, मैं तो सूरज सूरज को मैं तो मैं तो सूरज से बातें करूंगा। इस तरह से जज्बे से भरे हुए कवि रजत कृष्ण को मैं सादर आमंत्रित करता हूं इस पटल पर कि वे आकर अपने संग्रह बुनी हुई प्रार्थना की 5-6 कविता यहाँ हमें सुनाए, जिससे यहाँ जो श्रोता हमसे जुड़े हैं वे आपकी रचनात्मकता से भी परिचय हों। भाई रजत कृष्ण। सभी उपस्थित मित्रों को बहुत बहुत नमस्कार। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। खास इसलिए कि मैं आज आप सबके बीच इस माध्यम से संवाद करने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। रजनीश भाई ने पूरी भूमिका मेरे संदर्भ में बता दी है, तो मैं इस दौर में जब हमारा जीवन लगातार कठिन होते जा रहा है, ऐसे समय में रचनात्मकता के माध्यम से हम सब अपने आप को जितना समृद्ध कर सके उतना ही हमारा समाज उन्नत होगा। और कोई भी साहित्य की जो विधा होती है वो हमें लगातार समृद्ध करते हुए सिर्फ हमको ही समृद्ध नहीं करती, बल्कि समाज, देश सभी को समृद्ध करती है। और हम जो कविता, कहानी लिखते हैं वो एक ऐसा कर्म है जो हमें लगातार अपने देश दुनिया के सरोकारों से जोड़ते हुए पूरे विश्व के एक नई दृष्टि से देखने की चेतना हमें जागृत होती है। तो मैं आपको सीधे मैं अपनी कुछ कविता सुनाना चाहूँगा। कविता का शीर्षक है बनिहारी ने। वाह। सुबह की किरणें समेटे, सुबह की किरणें समेटे यह छिटही कतारें बिगड़ रही है जो चारों खूट में, बनिहारिन है वो हमारे गांव की। सुबह की किरणें समेटे, सुबह की किरणें समेटे यह छिटही कतारें बिगड़ रही है जो चारों खूट में, बनिहारिने हैं वो हमारे गांव की। बनिहारिने हैं हमारे गांव की। इनके अपने परिजन सभी, इनके अपने परिजन सभी जब भांज रहे होते हैं नींद के आखिरी कौर, ठीक तभी यह दाई माई बहन भौजाई, दाई माई बहन भौजाई कर रही होती है सवांगा घर द्वार का, कर रही होती है सवांगा घर द्वार का। सुख समृद्धि के नाम पर दिन पर दिन हो रहे हैं हम बंधुआ, जब हो रहे हैं बंधुआ जब काली रातों के हम, तब श्रम की उजास से, श्रम की उजास से, श्रम की उजास से झुका रही होती हैं दिन मान को अपने कदमों में पूरे के पूरे ही, अपने कदमों में पूरे के पूरे ही, बनिहारी ने यह सभी हमारे गांव जनपद के, बनिहारे हमारे गांव जनपद। अगली कविता है कमैलिन की बेटी। कमैलिन की बेटी शीर्षक से कविता। कमैलिन की बेटी, मैं थोड़ा बता, कमैलिन जो बहुत काम करने वाली है। तो मेरी माँ
किसान की बेटी है। मेरी माँ किसान की बेटी है, किसानी उसे विरासत में मिली है। मेरी माँ किसान की बेटी है, किसानी उसे विरासत में मिली है। वह जब ब्याह कर आई तो उसके पांव का माहौल घर की देहरी पर छूटा। एक के बाद एक के बाद एक उसने जन्म दिया हम 7 भाई बहनों को। हमने जिस छांव तले जिस छांव तले बैठ करके पिलाया उसने दूध, उसमें एक हिस्सा घर का है तो दूसरा हिस्सा खेत का। मेरी माँ की जवानी मेरी माँ की जवानी निंदाई रोपाई करते ढली, कटाई मिसाई करते ढला बुढ़ापा। अभी उसकी सांसें अभी उसकी सांसें हाड़ में लटक रही हैं। अभी उसकी सांसें हाड़ में लटक रही है। और जब खेत में लहराता है धान जब खेत में लहराता है धान, लहसता है मेड़ पर अरहर, मातते हैं मूंग उड़द, तो आज भी वहां साक्षात जवान माँ खेत की रखवाली करके मिलती है। मेरी माँ नीम की बेटी है। मेरी माँ कमैलीन की बेटी है। कमाऊपन उसे घुट्टी में मिला है। कमाऊपन उसे घुट्टी में मिला है। अगली कविता है तिजहारीन बहनें। आज हरेली है आज हरेली है, मास भर बाद पोला और फिर तुरंत बाद तीजा। सुकाल हो चाहे अकाल दुकाल, सुकाल हो चाहे अकाल दुकाल, हम जाएंगे बहनों के ससुराल। हम जाएंगे बहनों के ससुराल और लिवा लाएंगे उन्हें तीजा के लिए अपने घर। हमारे रिश्ते के मुखड़े पर जैसे यही तो चिटित रंग गुलाब। बाकी कब और क्या बाकी कब और क्या। तिजहारीन बहने तीजा में तिजहारीन बहने तीजा में तीजा में जब मांगती हैं तब मांगती लंबी उम्र पति की लंबी उम्र पति की। जब मांगती हैं तब मांगती हैं उसे जन्मांतर का। पहले तो घर उतरते साथ पहले तो घर उतरते साथ वो सूखती हैं सूख बढ़ती उम्र बढ़ती है इधर रात। क्षमा चाहूंगी, फिर से पढ़ दोहराता हूँ ये पंक्ति। पहले तो घर उतरते साथ ही जैसे भरती हैं रस इधर उधर घर भर के पसरे 12 मासी सूखे में। बढ़ाती हैं उम्र रात 8 9 तक की सांस लेती दिया बाती की सांस लेती दिया बाती की। रह रह के रह रह करके रोज लौटाती हैं। कभी अपने अचरों में बांध ले गए कभी अचरों में बांध ले गए खनक घाट घटौंदों की। रोज जगाए रहती हैं पारा मोहल्ला को मंदिर देवालय को। जो जो पाती होंगी इस काम से जो पाती होंगी सो पाती होंगी। तिजहारीन बहने तिजा से प्रकट में तो वह कितना उलट फेर कर जाती हैं माँ की ममता, पिता के दुलार और भाइयों के प्यार को। अगली कविता है रोटी और आंगन। रोटी बट करके खुश होती है रोटी बट करके खुश होती है रोटी बट करके खुश होती है। आंगन खुश होता है एक रह करके। इस वक्त फिर कोई इसे उलटना चाहता है इस वक्त फिर कोई इसे उलटना चाहता है। सावधान रहे साथियों
सावधान रहे साथियों, चेहरा मोहरा नया, लक्ष्य वही पुराना है, लक्ष्य वही पुराना है। तब आखिरी एक कविता सुनाता हूं मैं। ईश्वर की डायरी के 5 पन्ने। ईश्वर की डायरी के 5 पन्ने। उत्तराखंड में जो आपदा आई थी कुछ साल पहले, तो उस पर यह केंद्रित कविता है। मेरी आंखों के सामने ही, मेरी आंखों के सामने ही, हाँ ठीक मेरी आंखों के सामने तिनके से बह रहे थे भक्त मेरे, तिनके से बह रहे थे भक्त मेरे, फूल धूल घर जैसे उजड़ रहे थे उनके ठौर ठिकाने, और मैं कुछ न कर सका, और मैं कुछ न कर सका। एक धेला तक संभाला न गया मुझसे, एक धेला तक संभाला न गया मुझे। क्या बुजुर्ग, क्या जवान, मासूम तक के लिए निकाली न गई मोहलत मुझसे। गनीमत है कि जैसे तैसे मैंने अपने ठिए की रक्षा कर ली, अन्यथा दुनिया क्या कहती, अन्यथा दुनिया क्या कहती, क्या सोचती, यह कैसा ईश्वर है और कैसी उसकी सत्ता, और कैसी उसकी सत्ता कि अपनी ही धाम धरा की रक्षा न कर सका, कि अपने धार धर्म धाम को बचा न पाया डूबने से। अगली कविता उसी कड़ी में है। ईश्वर होना आसान नहीं होता कभी, ईश्वर होना आसान नहीं होता कभी। हजारों लाखों भक्तों की भक्ति में स्वयं को रमाए रहना, स्वयं को रमाए रहना, उनका पूजा अर्चन स्वीकारना। आखिर पत्थर का ही तो एक अंश हूँ, आखिर पत्थर का ही तो एक अंश हूँ। वो तो भला हो भक्तों का जो देख लेते मेरे शस्त्र हाथ, निहार लेते मेरे कई कई रूप मुझ में, और और तो और मुझ भोले के त्रिशूल की ताकत असीम आंक लेते, और करते भरोसा अपार मेरे डमरू पर देखा, पर देखा देखा आपने कि वक्त पड़ा तो कोई काम न आए, मेरी ही जटा से बंधी धारा बिफरी, मेरी ही जटा से धारा भी बिफरी, और कैसे फूल पुलिया करके स्वर्ग स्वर्ग बता देती बस्तियां और जनपद। कैसे ईश्वर होना सचमुच आसान नहीं होता, छाती में धोनी पड़ती, अपनों के भक्तों की ही नाक में दहते देखना होता है, मूर्ति भीम का अपनी ही। तो ये कुछ तो कविताएं मैंने सुनाई, और जिस तुमसे अनीता के साथ जाना था मैं वो नहीं कर पाया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हो सका। धन्यवाद रजत भैया। रजत कृष्ण जी अभी अपनी कविताओं का पाठ कर रहे थे, और उनके जिस संग्रह तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना, उनका जो संग्रह है, उसी में से उन्होंने अपनी 5 कविताओं का पाठ किया। अब रजत जी के अनन्य मित्र और लंबे समय के साथी भास्कर चौधरी जी को आमंत्रित करूं, उससे पहले इनका परिचय दे दूं। बड़े गजब के विरोधाभास का व्यक्तित्व इस रूप में कि अंग्रेजी के शिक्षक है,
और हिंदी के कवि हैं। इसमें विरोधाभास कुछ नहीं, बल्कि दोनों भाषाओं से ये गजब के समृद्ध होते हैं। इनकी मातृभाषा बंगला है, तो एक और भाषा इनके साथ जुड़ जाती है, तो निश्चित रूप से इनका अध्ययन का दायरा अलग है और अनुभव और संघर्ष ऐसा कि जब सुनामी आए तो वहां भी लोगों की मदद करने के लिए वे पहुंच जाते थे। स्वयं अच्छे कवि हैं, कुछ हिस्सा तो उनका भी है, इनका संग्रह प्रकाशित हो चुका है। इसके अलावा समकाल की आवाज के तहत शीर्षक से इनकी 50 कविताओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है। बस्तर जब 2002-3 में हम लोग गए थे, तब उन्होंने बस्तर को बड़े करीब से देखा और बार बार देखा, और बस्तर में 3 दिन ये बोधि प्रकाशन से ये यात्रा संस्मरण का एक यात्रा संस्मरण की किताब इनकी प्रकाशित हुई है। एक और अन्य कविताओं का संग्रह इनका रश्मि प्रकाशन से प्रकाशनाधीन है, अभी आने वाली है। समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में वे छपते रहे। और साथ ही साथ एक चीज और है, भाई रजत, भाई पीयूष, भाई भास्कर के साथ, कि रजत के माध्यम से पूरा छत्तीसगढ़ एक परिवार में हुआ है। हम परिवार के हिस्सा हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि हम अपने परिवार के बीच बात कर रहे हैं, और ये परिवार का दायरा रजत के माध्यम से, और विष्णुचंद शर्मा जी, जिनको विशेष रूप से मैं याद करना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पत्रिका स्वर्णाम जब वृद्धावस्था में पहुंचे, तब उन्होंने रजत को उसका संपादन का प्रभार दिया। और उस समय तो सब एक भयभीत थे कि इतनी स्थापित पत्रिका का हम कैसे निर्वहन करेंगे, लेकिन अपने परिश्रम से भाई रजत ने इसका संपादन किया, जिसमें पीयूष भाई का सहयोग और भास्कर भाई का सहयोग और छत्तीसगढ़ के तमाम उस समय के युवा कवि, आज भी वो युवा ही हैं, इनका सहयोग रहा, और आज भी वह पत्रिका प्रकाशित हो रही है। तो बहुत ही संवेदनशील और आत्मीय तथा ज्ञान से लबरेज अच्छी आवाज के धनी भाई भास्कर चौधरी को मैं इस पटल पर सादर आमंत्रित करता हूं। बहुत शुक्रिया रजनीश भाई। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। कृति वार्ता के लाइव कार्यक्रम में शामिल सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। और दरअसल आज का दिन सचमुच में मेरे लिए भावनात्मक रूप से भी थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है बोलना, निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत ही प्रिय मित्र रजत पर बात करनी है। और साथ में पीयूष भाई को बहुत अच्छा बोलते सुना है, उन्होंने बहुत सारी चीजें यहाँ रख दी हैं, तो दोहराव ना हो ये भी कोशिश करनी है। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ बातें अपनी रख पाऊं यहाँ। रजत की कविताओं से परिचय, मेरा परिचय 1993 के आसपास हुआ। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि रजत 14-15 वर्ष की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से जब पीड़ित होने से पहले उन्होंने मूर्तियां भी गढ़ी, तो मूर्ति शिल्प से उनका खास नाता रहा है। और ये मूर्ति गढ़ने का जो गुण का जो अगला स्टेप है, मैं कहूंगा वो कविता के रूप में आया है। तो उनकी कविताओं में उन मूर्तियों का गढ़ना भी हम महसूस कर पाते हैं, हम मूर्तियों की धड़कन भी महसूस कर पाते हैं, मैं कहूंगा। और इसलिए भी रजत हम सबके लिए खास है। मतलब ये कि बावजूद इतनी बड़ी बीमारी की, इतनी बड़ी समस्या के, रजत अपने काम को लगातार शिद्दत से अंजाम दे रहे हैं, वे लगातार जुड़े हुए हैं, जिसकी जितनी तारीफ करें, जितना जिक्र करें वो कम है। तो मैं बता रहा था कि रजत से मेरा परिचय 1993-94 के आसपास हुआ, जब प्रसिद्ध कवि आलोचक नासिर अहमद सिकंदर का साप्ताहिक कॉलम अभी बिल्कुल अभी एक में हम दोनों एक सप्ताह के अंतराल में, लगभग एक सप्ताह के अंतराल में हम दोनों छपे। और वहां से मुझे रजत के व्यक्तित्व और कवित्व का
के बारे में पता चला और मैं भी उनका एक मुरीद बन गया। रजत से लगभग 1.5 दशक पहले से हम कवि एकांत भाई को पढ़ते आ रहे थे। मेरे घर पर प्रकृति से लिए तमाम उपादानों से लबरेज एकांत की कविताओं का पाठ हुआ करता था। बाद में एकांत के साथ साथ हमारा परिचय छत्तीसगढ़ के कुछ और नामचीन कवियों, गीतकारों और समकालीन रचनाकारों से हुआ। खास बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये है कि रजत की कविताओं का रेंज या कहें कि कैनवास मुझे तमाम नामचीन और साथी कवियों से बड़ा और विविधताओं से भरा लगता है, जिसकी तस्दीक उनके दोनों संग्रहों में की कविताएं करती हैं। तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना और इससे पहले 36 जनों वाला घर। इन कविताओं में रजत की जनपक्षधरता को साफ महसूस की जा सकती है। रजत कविताओं में अपने आसपास को तो शामिल करते ही हैं, साथ ही दूर देश में हो रहे राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े जो उथल पुथल है उस पर उनकी पैनी निगाह स्वाभाविक रूप से ही रहती है। रजत की कविताओं में यदि आप अनेक अन्य कवियों की तरह नॉस्टैल्जिक भाव देखते हैं या नॉस्टैल्जिया को देखते हैं, तो वर्तमान के रंग और विकास क्रम का स्वागत भी रजत की कविताएं पुरस्सर ढंग से करती हुई नजर आती है। यहाँ रजत की कविताएं अतुकांत होते हुए भी म्यूजिकल है, मुझे ऐसा लगता है। और इधर मैंने हाल ही में अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताएं, जब अमेरिकी कवि वाल्ट व्हिटमैन की मैं बात करता हूं तो जैसा कि रजनीश भाई आज विष्णु चंद्र शर्मा जी को, जिन्हें रजत बहुत सम्मान के साथ बाबूजी कहकर बुलाते रहे हैं, तो उन्हें जब हम याद करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि उनके भी पसंदीदा कवि व्हिटमैन हुआ करते थे। तो व्हिटमैन की कविताएं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में जो एक खास बात मुझे नजर आती है कि जिस खूबसूरती से उन्होंने सौंदर्य के पीछे के अंधेरे को और अंधेरे के पीछे के सौंदर्य को अपनी कविताओं में बुना है, वैसा ही कुछ मुझे रजत की कविताओं में भी दिखाई पड़ता है। आज हालत यह है कि एक बड़ी संख्या में कवियों के पाठक कवि ही है। मेरा ख्याल है कविताएं पढ़ कौन रहा है, उसका पाठक कौन है, ये सवाल हम सबको तंग करता रहा है। तो हम देखते हैं कि साहित्यकार ही साहित्यकारों की रचनाएं पढ़ रहा है, कविताएं पढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे ये भी लगता है कि हर दूसरी या तीसरी कविता पहले से पढ़ी हुई मालूम पड़ती है। और यहाँ रजत की अब तक की प्रकाशित दोनों संग्रहों की कविताओं की मैं जब बात करूं तो मुझे लगता है कि ये कविताएं आम पाठकों को भी प्रभावित करती हैं और उन्हें उनके दिलों को आडोलित करने का मादा रखती हैं। बस सवाल यही उठता है कि उन कविताओं को पहुंचाने का जिम्मा क्या अकेले रजत का है? ये प्रश्न मैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, खुद से भी करता रहता हूँ कि मुझे लगता है कि यहाँ हम छत्तीसगढ़ के रचनाकारों के साथ साथ देश भर के रचनाकारों से मैं कहना चाहूंगा कि रजत की कविताएं हम आम लोगों तक किस तरह पहुंचा सकते हैं। आज इसका आगाज, जैसा कि आप देख रहे हैं इस मंच के माध्यम से, अंजन भाई और उनके मित्रों ने, रजनीश भाई, पीयूष भाई, सबकी कोशिशों से ये आज यहाँ आगाज इसका हो चुका है। और मैं कहता हूं कि आगे भी ये कोशिश बरकरार है, ये कोशिश हम सब मिलकर करते रहें कि रजत की कविताएं तमाम जन कवियों की तरह हम लोगों तक पहुंचा सके, आम लोगों तक पहुंचा सके, ये कोशिश होनी चाहिए मुझे लगता है। विगत 3 दशकों के कवि, मैं कहूंगा ये कवि रजत के विकास पर, यदि हम उसके काव्यात्मक विकास पर यदि हम सिलसिलेवार ढंग से नजर दौड़ाएं तो मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं कि तमाम मध्यवर्गीय चेतना के कवियों की भीड़ से अलहदा रजत अपनी अलग छाप छोड़ने में कामयाब हुए। रजत यश अपयश के फेर में नहीं है। जीवन सिंह जी ने बहुत अच्छी बात इस तरह कही है कि यशकामी नहीं है रजत। तो रजत यश अपयश के फेर में नहीं है और ना ही किसी जल्दीबाजी में मुझे नजर आते हैं कि आज कविता लिखी, कल छप गई और परसों सुबह कुछ कवियों लेखकों ने बधाई संदेश प्रेषित कर दिया और बात खत्म। रजत ये अच्छी तरह समझते हैं कि कविता की चाल धीमी और दूर तक चलने वाली होती है और कविता की जमीन पर लंबे समय तक असर छोड़ने वाले रंगों की आवक होती है और उस कविता की जमीन को
लंबे समय तक असर छोड़ने वाले रंगों से सराबोर होना चाहिए। इधर शहर में रहकर गांव पर खूब कविताएं लिखी जा रही हैं। मुझे लगता है कि कविगण इस धोखे में है कि गांव अब भी वैसा ही है या होना चाहिए जैसा वे छोड़ कर गए। कवि रजत का गांव अब एक ऐसा कस्बा बन चुका है जो शहर बनने की ओर अग्रसर है। रजत गांव शहर की आवाजाही को खुली और पारखी निगाहों से देखते हैं। कथित तौर पर संपन्न हो रहे गांवों की विपन्नता पर रजत की पैनी नजर है। इसकी तस्दीक तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना की संग्रह की कविताएं पूरी शिद्दत से करती हैं, ऐसा मेरा मानना है। जरा इन पंक्तियों को देखें जिसका जिक्र रजत ने भी किया है, जिसका पाठ रजत ने भी किया था। मैं फिर से कुछ पंक्तियां जरूर दोहराना चाहूंगा। इसमें एक कविता है बनिहारी ने कि सुबह की किरणें समेटे यह छिटही कतारें बिगड़ रही हैं जो चारों फूटे फूट में। बनिहारी ने है हमारे गांव की, इनके अपने परिजन सभी जब भांज रहे होते हैं नींद आखिरी पहर की, ठीक तभी यह दाई माई बहन भौजाई कर रही होती है सुहांगा घर द्वार का। इसी कविता की पंक्तियां है कि सुख समृद्धि के नाम पर दिन हो रहे बंधुआ जब काली रातों के हम, तब श्रम के उजास से झुका रही होती है दिनमान को अपने कदमों में पूरे के पूरे ही। बनिहारी ने यह सब हमारे गांव जनपद की। तो तमाम स्त्री विमर्श की कविताओं से परे मुझे लगता है कि इसे हम बहुत ऊपर, इस कविता को हम बहुत ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि चंद शब्दों में, चंद पंक्तियों में जो बात रजत ने बहुत सहजता से कह दी है, ये मुझे बहुत सारी अन्य कविताओं में, स्त्री विमर्श की अन्य कविताओं में नजर नहीं आती। एक कविता है शहर के पांव, और इसमें रजत कहते हैं कि खेतों में किलकते हैं धान, मारते हैं मूंग उड़द, जड़ से मूड़ तक कांप उठते हैं, अचानक हो जाते हैं उदास, हमारे मेड़ पर लहराते झूमते कांस। अब आप सोचिए, कांस का उदास हो जाना कोई आसान बात नहीं, कोई कमतर बात नहीं। ये इस पर गौर करने की जरूरत है कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है और रजत को क्यों लिखना हो रहा है। इसी कविता में आगे लिखते हैं रजत की बाबूजी के टूटे मन की बात वो करते हैं, और ये इसलिए करते हैं कि उनकी आखिरी पंक्ति है इस कविता की कि खेतों के आसपास खड़े होने लगी है इन दिनों एक काले रंग की कार। तमाम काले रंग की कारों वाले जो बाजारवाद के का परचम जो लहराने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं, जो वे आज इस तरह से गांव में घुस रहे हैं, उनकी जमीनों को कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन जमीनों पे ऊंची ऊंची बिल्डिंगें खड़ी करने की कोशिश हो रही है, जिन जमीनों पर किसान तमाम वर्षों से, तमाम सदियों से खेती किसानी करते आ रहा था, और उस जमीन को छीनने की बात हो रही है। और बल्कि हम देख रहे हैं कि काफी हिस्सा गांव का शहर ने निगल लिया है। रजत गहन सोच विचार के कवि हैं, पर यह सोच विचार किसी से उधार ली हुई हो ऐसा नहीं, बल्कि उनकी अपनी निहायत ही निजी विकास यात्रा का परिणाम है उनके विचार। रजत की काव्य यात्रा में कुछ सैकड़ों ऐसी कविताएं हैं जो उनके दोनों संग्रहों 36 जनों वाला घर और तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना में शामिल नहीं है। मुझे याद है कि जब इन्हीं कविताओं में से लगभग 80 कविताओं की हस्तलिखित पांडुलिपि रजत ने मुझे सौंपी थी और मैंने उसे पिताजी को दिखाया, तो पिताजी ने एक ही सीटिंग में सारी कविताएं पढ़ डाली और कुछ कविताओं का पाठ भी किया। सुनने वालों में माँ, मैं और शायद घर के एक दो और सदस्य भी उस वक्त थे। काफी देर तक हम में से कोई कुछ भी नहीं बोल पाया। हम सबके हृदय द्रवित थे और आंखें नम। मुझे लगता है कि रजत की कविताओं में करुणा सागर की तरह सीमित गहराई लिए होती है, जो पाठक के संवेदन तंतुओं को झकझोर डालने की ताकत रखती है। इधर कवियों में यह कमी मुझे नजर आती है। कवियों में जो करुणा का जो सबसे मुख्य होना चाहिए कविता में, वो हमें नजर नहीं आती है। जरा इन दो अपेक्षाकृत छोटी कविताओं को देखें। बिरवे का सपना।
कि बनू पेड़ हरा भरा, बनाने दो डंगाल पर अपनी चिड़ियों को घोंसला, अपनी छाह का अचरा थके हारे पथिकों के नाम लिखूं, सौंप दूं भूखे पेटों को फल फूल अपना पूरा का पूरा। सूरज की अगिन पीऊं, अंधड़ का झेल सहूं, आंखों में धरती की सजल सदा मैं बहूं। और दूसरी कविता है कि याद आई मुझे धरती, कि बैठ रहा था मैं दुख के भार से, कि बोली डाली फूल की मुझे देखो तोड़ लिया जाना है स्वप्न मेरी कोख का, फिर भी मैं वैसे ही हुलस रही हूं। टूट बिखर रहा था मैं पीड़ा के दबाव से, कि याद आई मुझे धरती, सहती जितना यह, इस दुनिया में दूसरा भला कौन होगा। और रजत की तमाम चिंता इन दोनों कविताओं में, और रजत की तमाम कोशिश इन दोनों कविताओं में हमें साफ दिखाई देती है कि वे तमाम मुश्किलों के बावजूद वे लड़ना नहीं छोड़ना चाहते। इन दोनों कविताओं में जहां स्वयं रजत को और उनकी पीड़ा को गहरे महसूस किया जा सकता है, वहां उनकी जिजीविषा, उनकी इस लगातार बदरंग होती दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने की तीव्र आकांक्षा और उम्मीद को भी समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। शायद देश भर के कई मित्रों को यह न पता हो कि रजत ने अधिकांश कविताएं उनके घर पर सामने वाले 14x12 के एक छोटे से कमरे में बैठकर लिखी है। यह रजत के पढ़ने लिखने का कमरा तो है ही, साथ ही यह बैठक कमरा भी है, जहां दिन भर गांव शहर के तमाम परिचित अपरिचित लोगों की आवाजाही होती रहती है। रजत को बदकही खूब पसंद है। उनसे मिलने वालों के बच्चे, स्त्रियां, नौजवान और बूढ़े सभी उम्र के लोग शामिल होते हैं। मजेदार बात यह है कि रजत हर किसी के साथ बड़ी आसानी से घुल मिल जाते हैं। रजत की बातों में चुटीलापन और हास्य व्यंग भरपूर होता है, जिसका रस रजत और उनसे मिलने वाले लोगों के बीच हंसी ठहाकों के रूप में घर और आस पड़ोस की फिजा को भी खुशनुमा बनाता है। रजत के मिलने वालों में भाषा और बोलियों की जबरदस्त विभिन्नता है, जो मुझे लगता है कि भाषाई दृष्टि से भी रजत की कविताओं को बेहद समृद्ध और खास बनाती है। मेरी नजर में उन्हें देश के नामचीन कवियों की अग्रिम पंक्ति में शुमार करती। यूं तो रजत की बोधि प्रकाशन से प्रकाशित कृति तुम्हारी बुनी हुई प्रार्थना की तकरीबन सभी कविताएं मैंने पढ़ी है और बार बार पढ़ी है, पर इस मौके पर मैं चाहता हूं कि अपनी बात को समाप्त करूं एक आखिरी कविता से, और रजनीश भाई से उम्मीद करूंगा कि कुछ मिनट और मुझे जरूर दे, 1 या 2 मिनट और कविता है आखिरी दिया। कविता का शीर्षक है आखिरी दिया। गुमसुम रहने लगी है माँ, न पेट भर खाती है न नींद भर सोती है। गुमसुम रहने लगी है माँ, न पेट भर खाती है न नींद भर सोती है। महीने भर पहले ही मिली है नोटिस नई राजधानी के लिए खेत को छोड़ देने की। 1 एकड़ के 5 लाख कम नहीं होते, कहते हैं भैया। कहता है छोटा भाई, और उनकी आंखों में लहरा उठते हैं मुआवजे की रकम से जन्मे सतरंगी सपने। भर्रा पड़ती है माँ, क्या रुपए को चाबोगे, क्या रुपए को दुहोगे, क्या रुपए को ओढ़ोगे बिछाओगे। उम्र भर खून पसीना आटा संवारा संभारा जिसको। उम्र भर खून पसीना आटा सॉरी माफ कीजिएगा, कि उम्र भर खून पसीना आटा संवारा संभारा जिसको, डूब रही है वह धरती। हे भगवान, बूढ़त काल में तुमने यह क्या गत कर। माँ ऐसा क्यों सोचती हो, फिर खरीद लेंगे कहीं कोई खेत, कमी थोड़ी ही है जमीन की, मैंने माँ से कहा था उस दिन। पराई माटी का भरोसा क्या, पराई महतारी के दूध का मया क्या। बता, बड़ा कवि है ना तू, बता। माँ ने घुड़क दिया था मुझे, और स्तंभित मैं डूबता चला गया उस दिन, हिलोरते उसके अंतस। ज्यों ज्यों जमीन छोड़ने की दिन तिथि पाख नजदीक आ रहे हैं, टूट रही है माँ की सांसें, बुझ रहा है पुरखों के कोठार का आखिरी दिया। बुझ रहा है
पुरखों के कुठार का आखिरी दिया भी। यहाँ बिना किसी शोर शराबे और नारेबाजी के कवि ने खुद को भी गरियाया है, साथ ही स्वाभाविकता और ईमानदारी के साथ मां के रूप में स्त्री को बदलाव की बागडोर भी सौंपी। हम साफ देख सकते हैं कि बाजारवाद 36 जनों के घर की दीवारों में भी सेंध मार चुका है, पर मां अपनी पूरी ताकत के साथ अब भी डटी हुई है। मुझे पूरा अख्तियार है कि रजत की कविताएं चार दीवारी के बाहर और भीतर भी उम्मीद की लौ जलाए रखेगी। मां के बाद की पीढ़ी उसे बुझने न देगी। प्रिय रजत को बहुत बहुत बधाई और अशेष शुभकामनाएं, और सभी मित्रों को, सभी श्रोताओं को एक बार फिर से रजनीश भाई, आपको फिर से माइक सौंपता हूं। धन्यवाद भैया। भास्कर भाई ने और पीयूष भाई ने रजत भाई की कविताओं पर, उनके जीवन पर, उनके व्यक्तित्व पर और उनकी रचनाओं के मर्म को बहुत अच्छे ढंग से यहाँ उद्घाटित किया। राजा राम भादु जी आज के मुख्य अतिथि थे, हैं भी, लेकिन ये कार्यक्रम शुरू होने के आधा घंटा पहले से वे लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अंजन और बुद्धिलाल पाल भाई की उनकी बात हो रही है, ऐसे करो वैसे करो, लेकिन किसी न किसी तकनीकी दिक्कत के कारण हमारे साथ वे नहीं जुड़ पा रहे हैं। हमें बहुत खेद है। इसके लिए हमारे जो श्रोता यहाँ हमारे साथी श्रोता जो यहाँ उपस्थित हैं, उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि राजा राम भादु जी हमसे नहीं जुड़ पाए। अगले कार्यक्रम में रजत पर उनका एकल वक्तव्य हम जरूर रखने का प्रयास करेंगे। उनकी भी हार्दिक इच्छा है, वे कह रहे हैं बार बार कि मैं रजत पर बोलना चाह रहा था, लेकिन तकनीकी दिक्कत के कारण वे हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। होता है कि कई बार हम तकनीकी रूप से शून्य हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता समझता नहीं, इस कारण वे नहीं जुड़ पाए। बहरहाल आप सभी के साथ और सहयोग से तथा पीयूष भाई और भास्कर भाई का वक्तव्य रजत की कविताओं के मर्म को उद्घाटित करने में बड़े सफल रहे। इसके लिए मैं दोनों के साथ साथ इस मंच को भी बधाई देता हूं। आप श्रोता हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार। आपसे फिर हम अगले कार्यक्रम में मिलना चाहेंगे, बार बार मिलना चाहेंगे। पहले हमारी मंशा थी कि इसे एक मासिक कार्यक्रम बनाएं, लेकिन आप लोगों का इसी तरह का सहयोग मिलता रहा तो हम इसे एक साप्ताहिक आयोजन के रूप में भी नए नए कवियों के साथ, विचारकों के साथ और देश के शीर्षस्थ आलोचकों एवं नवोदित एवं वरिष्ठ पुराने कवियों के साथ आपके साथ फिर उपस्थित रहेंगे। यहाँ मंच पर जो वक्ता थे भाई पीयूष, भाई भास्कर एवं कवि आज जिन पर चर्चा हुई भाई रजत कृष्ण, आप सभी का आभार और अपने तरफ से भी आभार। इस मंच को बनाने के लिए भाई बुद्धिलाल पाल और अंजन कुमार जी का, और सर्वाधिक आभार हमारे साथ जुड़े हुए तमाम हमारे प्रिय साथी जनों का। मित्रों, इसी के साथ मैं आज की इस आयोजन के समापन की घोषणा करता हूं। हमसे कोई चूक हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः हम आपको लिंक भेजेंगे और इस तरह का आयोजन हम सतत करना चाहेंगे। आपके सहयोग के साथ यही अपेक्षा है। धन्यवाद।